2020 में हम सब के ऊपर एक ऐसी महामारी आई जिसके वजह से हम सब ने बहुत कुछ फेस किया। उसी में जो डब्बा वालों की संगठना है उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया, क्योंकि जो ट्रेन्स थी वो बंद हो गई थी। उसी बीच जो डब्बे वाले थे उनका जो रोज़गार था वो बंद हो गया था। लेकिन पिछले साल ही उनके ऊपर एक ऐसा फ्रॉड हुआ था, स्कैम हुआ था, जिसके वजह से उनके ऊपर एक ऐसी मुसीबत आई कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक ऐसे खतरे में पड़ गई कि जो लोन लेने वाले लोग हैं वो उनकी प्रॉपर्टी पर नज़र रखे बैठे। कि उन्हीं के एक संगठन में से मेंबर ने किया था जिनका नाम है सुभाष तळेकर। फिलहाल तो वो अब जेल में हैं और उनके ऊपर पुलिस ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन अब मेरे साथ हैं सचिन जी और संतोष जी, जो कि इन्हीं संगठनों में से हैं और इनके ऊपर भी सेम लोन हुआ था। अब ये जो लोन फ्रॉड है ये क्या हुआ था और इसकी पूरी जानकारी हमें संतोष जी और सचिन जी बताएंगे। नमस्ते और मुंबई दक्षता में आपका स्वागत है और आप इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बताइए कि ये जो लोन का फ्रॉड है इसमें आपने कुछ पैसे दिए नहीं हैं ऐसा आपका दावा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आ गया, वो था प्रॉपर्टीज़ पे। तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। मी मुंबई जेवण डबे वाहतूक मंडळाचा सभासद आहे। मी 2005 पासून मुंबईच्या डब्याची सेवा करतो आहे आणि आम्हाला आता 2015 साली आम्हाला मोफत गाड्या देणार TVS, कारण आम्ही सायकलवरती डब्याचा व्यवसाय करतो। तर त्यासाठी आम्हाला TVS लोन वगैरे देणार म्हणून असं आम्हाला सांगण्यात आलं आणि आम्हीसुद्धा विचार केला, कारण कसं म्हटलं सायकलवरती डबे टाकण्यापेक्षा अजून जर आपल्याला गाडी वगैरे जर मिळाली तर म्हणजे अजून आपल्याला फास्टमध्ये डबे टाकता येईल, याच्यासाठी आम्ही विचार केला। वर त्यानंतर आमच्या मंडळाचे सुभाष तळेकर हे प्रवक्ते होते और त्यांनी एक स्कीम आणलेली होती TVS गाड्यांची आणि त्यांनी आम्हाला डबेवाल्यांना सांगितलं की ती TVS गाडी म्हणजे मोफत गाडी देणार आहेत व आमच्याकडून डबेवाल्यांकडून फॉर्म वगैरे भरून घेतले। त्यांनी त्याबद्दल माहिती दिली और मोफत TVS गाडी देणार असं सांगून आमच्याकडून फॉर्म वगैरे भरून घेतले। मी घाटकोपर या ठिकाणी डब्याचा व्यवसाय करतो। घाटकोपरला काही जणांचे फॉर्म भरले गेले, अंधेरीला काही जणांचे फॉर्म भरले गेलेले काही असे प्रत्येक ठिकाणी स्टेशन वाईज असे डबेवाल्यांकडून फॉर्म भरून घेतलेले आहेत। तर आता आम्ही जवळजवळ 60 जणांनी फॉर्म भरले होते। तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी फॉर्म भरून घेतल्यानंतर आम्हाला आश्वासन दिलेलं की गाडी तर तुम्हाला फुकट भेटणार आहे। मग आता काही लोकांना गाडी मिळालेली आणि काही लोकांना मिळालेली नव्हती। त्यानंतर मग काही लोकांना असे पहिले 5-10 गाड्या आल्या म्हणून आम्ही त्यांना विचारणा केली त्यांना। तर त्यावेळेस आम्ही विठ्ठल सावंत, दशरथ केदारी यांना विचारणा केलं। ते बोलले आता हा पहिला लॉट आलेला आहे, मग काही दिवसांनी गाड्या वगैरे येतील, आल्यानंतर मग तुमचा पण नंबर लागेल। मग त्यानंतर थोडंसं आम्ही जरा दुर्लक्ष केलं। मग काही दिवसांनी आम्हाला असं आढळत आलं, जवळ 2018 साली आम्हाला असं वाटलं की बा अजूनपर्यंत आपला नंबर लागला नाही, काहीतरी प्रॉब्लेम आले असतील। आणि मग 2018 साली आम्हाला भैरवनाथ पतसंस्था यांचे आम्हाला जप्तीचे लेटर आले 101 कलमचे डायरेक्ट, आणि आमच्यावरती जप्तीचा आदेश आला। त्यावेळेस आम्हाला कळालं की आपल्यावरती काहीतरी हे फ्रॉड झालेलं आहे, आपली गाड्यांच्या याच्यामध्ये फसवणूक झालेली आहे। मग त्यानंतर आम्ही सर्व डबेवाले इकडे मुंबई जेवण डबे वाहतूक मंडळाची आमची ही शाखा इकडे दादर पश्चिम इकडे दादर राणे रोड इथे नवप्रभात चेंबरला आहे। इथे आमची जी मासिक मीटिंग असते 15 तारखेला, तर इथे आल्यानंतर आम्ही हा सर्व विषय इकडे कमिटीसमोर मांडला। मग त्यावेळेस सर्व चर्चा वगैरे केल्यानंतर मग आम्ही पुढची ठोक पावलं उचलली आणि दादर या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला जाऊन आम्ही त्यांच्या विरोधात केस दाखल करण्याचा प्रयत्न केला। इथे दाखल वगैरे केल्यानंतर आम्ही त्यानंतर ती केस तिकडे वाशी नवी मुंबईला गेली। मग त्याच्यानंतर इकडे घाटकोपर पोलीस ठाण्याला ते 2018 नंतर तिकडे आलेली केस आणि तिकडनं त्याचा तो पाठपुरावा चालू होता। तर आता आम्हाला आहे ना, आम्ही त्यांच्यावर तो पाठपुरावा चालू करत असताना 4 फेब्रुवारी 2020 रोजी सुभाष तळेकर, दशरथ केदार, विठ्ठल सावंत आणि राकेश प्रसादे यांच्यावरती आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे या 4 फेब्रुवारी। आणि त्या केसचा पाठपुरावा चालू होत असताना लॉकडाऊनच्या काळामध्ये ते जरा थोडं शांत झालेलं। मग आता त्यांना 5 तारखेला सुभाष तळेकर, विठ्ठल सावंत आणि दशरथ केदारी यांना अटक करण्यात आलेली आहे। आणि पहिली गोष्ट मेन म्हणजे आमचे जेवढे मुंबईचे डबेवाले त्यांना तर खूप आनंद आहे, कारण हा माणूस एवढा फ्रॉड माणूस आहे, यांनी मुंबईच्या डबेवाल्यांना एवढी फसवणूक केलेली आहे। पहिली गोष्ट सुभाष तळेकर
हा मुंबईचा डबेवाला नसून हा बोगस डबेवाला आहे. दुसरी गोष्ट, याने मुंबईच्या डबेवाल्यांच्या नावाखाली यांनी बोगस संस्था ओपन केलेली आहेत आणि त्या संस्थेमध्ये जी संस्था ओपन केली त्याच्यामधले सर्व त्याचे फॅमिली मेंबर आहेत. और याचा आणि आमचा डबेवाल्यांचा काही काडी मात्र संबंध नाही. दुसरी गोष्ट, जी आम्हाला लॉकडाऊनच्या काळामध्ये रेडिओ सिटी मिरचीवाल्यांनी आम्हाला 21 लाखांचा चेक हे केलेला मदत म्हणून डबेवाल्यांसाठी आम्हाला दिलेला. तर ह्या माणसांनी, सुभाष तळेकरनी हा स्वतः तो त्याच्या म्हणजे मंडळाच्या नावावर मी डबेवाल्यांचा अध्यक्ष असं हे करून बोलून तो चेक त्याने तो बळकावला आणि आमच्या डबेवाल्यांना तर मिळालेलं नाही. काहीतरी 40-50 लोकांनाच मिळालेलं असेल जे त्याच्या म्हणजे जे संपर्कात आहेत ते लोक. पण बाकीचे एवढे जवळ 5,000 डबेवाल्यांमध्ये त्या माणसामुळं आम्हाला डबेवाल्यांना काही फॅसिलिटी भेटली नाही. अब है मेरे साथ मुंबई डब्बावाला के स्पोक्स पर्सन रितेश आंद्रे, जो कि हमें बताएंगे कि कोविड-19 पैंडमिक के चलते जितना लॉस हुआ डब्बा वालों को, और उसके बाद अब उन्होंने कुछ ऐसे प्रकल्प निकाले हैं जिसके वजह से जो रोज़गार है इन डब्बा वालों का वो बढ़ेगा और उनके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिससे वो और कमा सकें. तो रितेश जी, आप मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि दूध बेचना हुआ या फिर सब्जियां बेचना हुआ, और भी ऐसे कई प्रकल्प निकाले हैं जिससे इनका जो रोज़गार है रुके ना, क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने नुकसान देखा है. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली जैसे लॉकडाउन अनाउंस हुआ था डब्बा वालों ने पूरी सर्विस स्टॉप की थी. अभी हम लोग रिज्यूम करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं. एक्चुअली 5 अक्टूबर को, मतलब 5 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट डब्बा वालों को अलाउड किया था कि आप रेलवे का यूज़ कर सकते हो अपने सर्विस के लिए. बट कस्टमर ही, मतलब रेलवे बंद होने के कारण कस्टमर ही उनके ऑफिस में नहीं जा पा रहे. तो कस्टमर नहीं जा पा रहे तो हम लोग का डब्बा भी स्टार्ट होना मुश्किल है. तो जब 5 अक्टूबर से डब्बा वाला रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक उनका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है कस्टमर का. अभी आज के दिन देखा जाए तो ओनली 100 से लेके 120 डब्बा वाला आज काम कर रहे हैं विथ ओनली 400 डब्बाज. मतलब जिधर 2 लाख डब्बे थे वहाँ पर सिर्फ 400 डब्बाज आज काम कर रहे हैं. तो इतने सारे लोगों को रोज़गार देना या फिर उन सभी को उनकी जो फाइनेंशियल हेल्प वो करना, वो मुश्किल में आ रहा था. हमारी जो संस्था है, एक्चुअली हमारा कभी ये बिजनेस नहीं था, ये हमारी संस्था है. तो हमारी जो संस्था जो आदेश निकालती है फिर कुछ फाइनलाइज करती है, वो डब्बा वाला अपने एप्लीकेट करते हैं. तो हमारे संस्था ने सोचा कि डब्बा, अगर हमारा डब्बा स्टार्ट नहीं हो रहा तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. तो हमने सोचा, मतलब एक शेतकरी गट है, मतलब फार्मर का एक ग्रुप है नासिक से, नासिक फ्रेश करके उन्होंने एक ऐप डेवलप किया था. तो उनके पास जितने भी मतलब फार्म के प्रोडक्ट है उनके पास है, मतलब मोर देन 400 प्रोडक्ट्स है. तो वो प्रोडक्ट उनको मुंबई में बेचने थे. तो उनके साथ हमारे प्रेसिडेंट की बात हुई थी कि ऐसे ऐसे करके हमारा ग्रुप है, हम लोग कम से कम दाम में आपको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं करके, या फिर आप ओनली डिलीवरी पार्टनर करके हमारे साथ काम कीजिएगा. तो नासिक फ्रेश एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप जाके आप सब्जी ऑर्डर कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑर्डर कर सकते हैं, फ्रूट्स है, देन ड्राई फ्रूट्स भी है. तो जो भी आप ऑर्डर करोगे तो उसके दूसरे दिन आपको मॉर्निंग 9 बजे से पहले आपके घर में वो डिलीवर हो जाएगा. तो ये जो स्टार्टअप करने का हमारा यही मतलब सोच था कि जितने भी डब्बा वालाज है वो एडिशनली इसको कर पाए. और मॉर्निंग में जैसे दूध ये आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मुंबई में. तो अगर दूध डिलीवरी करते हैं, नॉर्मली दूध डिलीवरी करने का जो टाइम पीरियड है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 से लेके 7 बजे तक का ही है. उसके बाद वो दूसरे सर्विस भी कर सकते हैं. तो नॉर्मली जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जैसे कुछ डब्बा वाला एज अ वॉचमैन काम कर रहे हैं, हमने पुणे MIDC से बात की थी. तो वहाँ पर हम ज़्यादातर डब्बा वाला जो पुणे MIDC से, मतलब पुणे एरिया से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं. तो पुणे MIDC में जितने भी वहाँ पर जो बिजनेसेस है, मतलब प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी कुछ डब्बा वाला काम कर रहे हैं. तो कुछ मुंबई में दूध डिलीवरी करने का काम कर रहे हैं, कुछ वेजिटेबल डिलीवरी करने का काम कर रहे हैं, कुछ डब्बा डिलीवर करने का काम कर रहे हैं. तो ऐसे हम लोग एक जो सोच नहीं आ रही है या फिर जो भी नई स्टार्टअप हम लोग को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग स्टार्ट करना स्टार्ट करें. तो उसमें अभी तक कुछ फ़र्क पड़ा है? यानी कि आप अभी लॉकडाउन शुरू हो गए, नॉर्मल सिचुएशन हो रही है, 3-4 महीने हो चुके हैं, तो अभी कुछ फ़र्क पड़ रहा है या उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो फिर से आम तौर पर जी रहे हैं वो लोग? नहीं, डब्बा वालाज ने अभी तक आम तरीके से वो जी नहीं पा रहे हैं. एक्चुअली जो इनकम सोर्स है डब्बा वालाज का वो पूरी तरह से स्टॉप हो चुका था. तो अभी जो इनकम सोर्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार तक ही है. उससे ज़्यादा उनको इनकम जनरेट अभी तक नहीं हो पा रही है. अगर सब्ज़ी डिलीवर करते तो ज़्यादा सब्ज़ी की ऑर्डर भी आनी चाहिए, तो उनको ज़्यादा इनकम मिलेगी. जो अभी डब्बा वाला को अभी जो इनकम है वो मिनिमम 5,000 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 हज़ार तक ही मिल रही है, वो भी मंथली, मतलब मंथ के बेस पर. अभी जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ पर मतलब जैसे लोखंड उठाना हो या कुछ ऐसे कुछ काम होते हैं एज अ ऑफिस बॉय करके कुछ काम है, तो वहाँ पर उनकी जो इनकम है वहाँ पर भी 10-12 हज़ार ही मिलते हैं. तो जिस तरह से पहले आम तरीके से डब्बा वाला जीता था, बट अभी तक वो नहीं जी पा रहे.
तो अभी आपने कुछ ऐसा सोचा है कि आगे चल के आप कैसे इनकी जो सिचुएशन है और आप बेहतर करेंगे और कौन से इनकम जनरेट करेंगे, ऐसे आपकी कुछ प्लानिंग्स हैं आगे चल के? हम लोग ने सोचा है कि डब्बा वाला का काम था सिर्फ डिलीवर करना, मतलब घर से डब्बा पिक करके ऑफिस में डब्बा डिलीवर करना। तो हम लोग सोच रहे कि सेंट्रलाइज किचन के थ्रू डब्बा वाला खुद उसके प्रिपेयर करेंगे लंच और वो अपने कस्टमर को बेच पाएंगे। तो इस तरह का ये कंसेप्ट हम लोग ने डिज़ाइन किया, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो कुछ ही दिनों में इसे स्टार्ट कर लेंगे। और कुछ ड्राई फ्रूट्स का एक डब्बा वाला का एक ब्रांड हम लोग निकालने का सोच रहे हैं, जो डायरेक्टली केरला हो या फिर ऐसे बड़े बड़े स्टेट है जहाँ पर जैसे कोकोनट वहाँ पर आता है, प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से वहाँ पर जो मतलब हाई क्वालिटी के जो नॉर्मली फ्रूट्स होते हैं उसे डब्बा वाला के ब्रांड से हम लोग उसको रेडी करने के लिए सोच रहे हैं। तो वो भी एक वर्किंग प्रोग्रेस है, तो विद इन 2 या 3 मंथ्स वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, और सेंट्रल किचन जो आपने बात की वो कहाँ पे आप सेंटर उसको बनाने का सोच रहे हैं, कौन से शहर में? नहीं, स्टार्टिंग तो हम लोग मुंबई से ही करेंगे, क्योंकि मुंबई इज़ वेरी बिग सिटी इन इंडिया। सो अभी तक उसके प्लेस के बारे में हम लोग ने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि सेंट्रलाइज किचन सेंटर में ही होना चाहिए। मुंबई इज़ वेरी बिग। हाँ, ऐसे कुछ हाँ अभी तक सोचा नहीं है। सो विद इन 10 डेज वी विल फाइनलाइज दिस डिसीजन। और इसमें जो डब्बा वालाज हैं, जो इस संस्था में जितने भी लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है आपके हिसाब से? डब्बा वाला का रिएक्शन ऐसे आ रहा है कि उनको सबसे पहले यही मतलब वो सोच नहीं पा रहे कि कैसे हम लोग हमारे घर को संभालेंगे, क्योंकि इनकम सोर्स कम है। बच्चों की फ़ी मतलब बच्चों को पढ़ाना भी है, घर को भी संभालना है, गांव में भी संभालना है, गांव में खेती भी करनी है। तो इन सारे जो टेंशन है उससे तो डब्बा वाला एक तो पूरे प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो उनकी रिएक्शन ऐसे आ रही कि जैसे जैसे उनकी इनकम सोर्स बढ़ते जा रहे थे उनको भी अच्छा लग रहा है कि चलो डब्बा के थ्रू जितनी इनकम आ रही है उससे वो तो आ रही है नॉर्मली, जो 5-6 हज़ार आनी थी वो आ रही है, बट अलग जो इनकम सोर्स है जैसे दूध बेचना, सब्जी की डिलीवर करना, यहाँ से भी जो इनकम आ रही है थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और डायरेक्टली पर हर एक को 20,000 मिलेगा ऐसी बात नहीं है। जैसे बिजनेस ग्रो होएगा वैसे उसी तरह से उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इसके थ्रू जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उससे वैसे वैसे उनको अच्छा लग रहा है और वो लोग अच्छे तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं। माझं नाव सोपान मरे। गेली 22-23 वर्षे या संस्थेमध्ये मी अध्यक्ष या पदावर काम केलं। आता थोडं वय झाल्यामुळं आपल्या नवीन तारुण्याला कुठंतरी वाव मिळावी म्हणून माझ्या जागेवर रामदासजी करवंदे अध्यक्ष मुंबई जेवण डबे वाहतूक मंडळ आणि उल्हासजी मुखे नूतन बॉम्बे टिफिन बॉक्स सप्लायर्स अशी, कारण नूतनीकरण होत राहावं, आमच्यासारख्या वयस्करांनी त्यांना पाठिंबा द्यावा, हीच एक संस्थेचा उद्देश धरून 130 वर्षाची परंपरा। आणि त्यामध्ये काही आता आमचे जयसिंगराव बोलत होते पिंगळे की काही व्यवसाय आमचा 9 महिने विस्कळीत आहे आणि या महामारीमुळे पुरा देश आपला संकटात आहे आणि त्यामध्ये डबेवाल्यांवर तर मोठंच संकट आहे, कारण 130 वर्षाच्या परंपरेमध्ये आमच्या डबेवाल्यांचा कधी व्यवसाय बंद ऊन वारा पाऊस असो या तमाम न बाळगता गिरायकांना डबा कसा पोचेल ह्याची काळजी घेणारे आमचे डबेवाले, अति मेहनत करणारे डबेवाले आणि या संकटात सापडलेले आहेत। तरी आमची ही मंडळी कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या घरापर्यंत अन्नधान्य जे आपल्या संस्थाकडून येतं ते पोचवण्याचं कार्य गावापर्यंत करतायत। 5-6 महिने ते कार्य चाललेलं आहे। त्यामधून जयशिंगरावनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या कुठं भाजीचा व्यवसाय वगैरे त्याची जबाबदारी म्हणून आमच्या डबेवाल्यांच्या माध्यमातून आमचा हा व्यवसाय बंद पडणार नाही, पण आता थोडा कालावधी लागणारच आहे, कारण रेल्वे अजून चालू होणार आहे आणि रेल्वे चालू झाल्यानंतरसुद्धा प्रगतीपथावर येता येता आमच्या अजूनही 2-3 महिने जातील। पण आमच्या सर्व डबेवाल्यांना आशा आहे की आमचा हा व्यवसाय 130 वर्षाची परंपरा, मुंबईकरांना लागणारं घरचं गरम जेवण हे त्यामध्ये मोठा उद्देश आहे आणि म्हणूनच ते लोक डबे मागवतील, पण थोडा उशीर लागेल म्हणून आम्ही हे थोडे थोडे व्यवसायामध्ये चालू करीत आहोत। भाजी व्यवसाय असो त्या घरापर्यंत त्यांच्या पोचवण्याचा आता जयशिंगरावनी सांगितलेला आहे। आणि जो सुभाष गंगाराम तळेकर यांच्याबद्दल जो तुम्ही प्रश्न, अतिमहत्त्वाचा प्रश्न आहे। आमच्या 130 वर्षाच्या परंपरेमध्ये वारकरी संप्रदायाची संस्था असल्यामुळं एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत, तसं एकमेकाला धरल्याशिवाय किंवा पकडल्याशिवाय हा व्यवसाय होऊ शकत नाही। या परंपरेने आम्ही हा व्यवसाय करीत असतो आणि त्यामध्ये सुभाष तळेकर हे जवळजवळ 4-5 वर्ष त्यांचे वडील पूर्वी आमच्याकडं सेक्रेटरी म्हणून काम करीत होते, ते स्वर्गवासी झाले आणि 5-6 वर्ष झाल्यानंतर सुभाष तळेकरांनी आमच्याशी एक मोठी गद्दारी केली। अशी गद्दारी केली की आमच्या गरिबांसाठी येणारा जो आत्ता ह्या करोना निधीच्या काळामध्ये संकटामध्ये येणारा निधी, येणारं अन्नधान्य याचा गैरवापर करून त्यांनी खूप काही भ्रष्टाचार करून आमच्या गरिबांपर्यंत ते न पोचवता आमच्या रेडिओ सिटीनी तरी
जवळजवळ 21 लाख रुपये त्यांच्याकडे पाठवले आणि हे सर्व अगदी कायदेशीर नमूद आहे. आम्ही या टी व्हीद्वारे असं नमूद करतो की या अशा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना धडा शिकवावा आणि टी व्हीद्वारे चॅनेलद्वारे पेपरद्वारे आमच्या या संस्थेला वाचवण्याचं कार्य आता थोडक्यात हाती आलेलंच आहे. पण त्यामध्ये आपणही त्यामध्ये भर घालाल आणि आमच्या संस्थेला अगदी कायापालट होईल असा मार्ग द्याल. पूरे दुनिया में फेमस डब्बा वाला ग्रुप जिसकी वाहवाही जो है सिर्फ मुंबई नहीं, इंडिया नहीं, लेकिन पूरे दुनिया में होती रहती है क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है, यूनिटी है, वही देखी जाती है. 2 लाख से ज़्यादा लोगों को वो हर रोज़ डब्बा पहुंचाते थे जब लॉकडाउन हुआ था, उसके पहले की बात है. लेकिन अब लॉकडाउन हुआ, पैंडमिक हुआ, तो इन डब्बा वालों के जो ग्रुप हैं उन्होंने साथ में मिलकर एक ऐसे ऐसे प्रकल्प निकाले, ऑप्शंस निकाले ताकि इन लोगों की जो रोज़गार है, इनका जो इनकम है वो बंद ना रहे. वहीं उनके ऊपर एक ऐसा फ्रॉड केस हुआ और स्कैम हुआ जिसमें जो लोन होल्डर्स हैं जिन्होंने उनको लोन दिया था, उन्होंने एक डिफ़ॉल्ट नोटिस भेजा जहां पर उनसे उनकी प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी रिस्क में आ गई थी. उसी वजह से जो है इंसाफ जो है वो उन्हें तुरंत मिल गया और अब जिस बंदे ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था, जो फ्रॉड किया था, वो आज जेल में है. तो यही जो स्टोरी है मैं लता शर्मा आपके सामने लेकर आई थी मुंबई दक्षता से और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आए. इस वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डब्बा वाला ग्रुप का ये जो स्ट्रेंथ है, यूनिटी है, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और इतने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें खाना पहुँचाता है टाइम पर, उनके इस वीडियो को वायरल करें. थैंक यू सो मच.